Hello students, welcome back to the next lecture of living organism and life process। तो हम साइंस 2 के बेसिकली चैप्टर 2 पर हैं। हमने इसका पहले लेक्चर को देखा है। हमने इसके पहले लेक्चर से क्या सीखा? हमने इसके पहले लेक्चर से ये सीखा कि हम किस तरह से जो हमारे सारे के सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं वो एनर्जी ड्रिवन होते हैं। यानी कि कोई भी अगर लाइफ प्रोसेस होगा तो वो लाइफ प्रोसेस होने के लिए बेसिकली एक एनर्जी की जरूरत है और एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत है। अब वो स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए एनर्जी किस तरह से मिलेगी उसको हमने सीखा। उसके लिए हमने ये पढ़ा कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू जाता है और एटीपी बनाता है। तो हमने जब ग्लाइकोलाइसिस पिछले लेक्चर में देखा था तो उसमें हमने ये देखा कि ग्लाइकोलाइसिस जो होगा तो बेसिकली वो दो कंडीशन में होगा। एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिसे एरोबिक कहा जाता है और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है जिसे हम एनारोबिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। तो अब हम जाने वाले हैं एनारोबिक पर। एरोबिक तो हमने पढ़ लिया था। एरोबिक के अंदर हमने तकरीबन कुछ 3 स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल से गुजरता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से गुजरता है जहाँ FADH2 NADH2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और इस तरह से 38 ATPs का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आज जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, पर ये कौन सा प्रोसेस है, तुम्हारा एनारोबिक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये एनारोबिक प्रोसेस है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बेसिकली 3 केसेस समझ लो। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस का होना, तो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जैसे कि वहां पर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर भी कैसे होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनाएगा, वो फर्मेंटेशन होगा। मतलब यहाँ पर भी पायरुविक, मतलब 3 केस है, पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन का होना, यहाँ पर भी पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन का होना और यहाँ भी सेम। तो अगर जैसे कि यीस्ट का केस है तो यीस्ट वाले जो यीस्ट होता है, यीस्ट पता होगा आपको, तो उसके अंदर जो फर्मेंटेशन होता है उससे वो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ठीक है, एटीपीज बहुत ही लेस बनते हैं। ठीक है, वैसे ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि विनेगर हो गया, ये माइक्रोब्स में बनता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसके अंदर ये याद रखो, ये माइक्रोब्स में बनता है क्या, ये। ठीक है, तो ये माइक्रोब्स से, मतलब अगर पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर कम ऑक्सीजन की सप्लाई में, तो ये माइक्रोब्स जो है क्या किस में रिजल्ट देंगे, विनेगर जैसे प्रोडक्ट में आपको रिजल्ट देंगे। तो ये तो हो गया यीस्ट के लिए, छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए हो गया। अगर हमारे बॉडी में कम ऑक्सीजन का सप्लाई होता है तो हमारी बॉडी में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। जैसे कि हम जिम करते हैं या हम भागते हैं, जब हम भागते हैं तो क्या होता है, हम जोर जोर से सांस लेते हैं, तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर दुखने लगता है। ठीक है ना, पेट के करीब में आपको दुखने लगता है। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको जिस रेट पर ऑक्सीजन चाहिए उस रेट पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। यानी कि आपको ग्लाइकोलाइसिस में जो रेट पर आपको ऑक्सीजन चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। अब वैसे रेट पर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मसल्स मतलब जिम करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, और अगर उसमें यहाँ कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से हमको दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये इलाइथोसाइट्स, ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वहां काम आता है, और या तो किसमें काम आएगा, मसल सेल्स में। समझ गए? यानी कि अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होगा तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, माइक्रोब में होगा तो विनेगर जैसे प्रोडक्ट का यूज हो जाएगा, और यहाँ पर होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ग्लाइकोलाइसिस हो एनारोबिक कंडीशन में जहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो, तो ये फिलहाल आपको वहां पर केस दिखाई देंगे। और एक बात याद रखो, यहाँ पर बहुत ही कम एटीपी का फॉर्मेशन होता है, पर ये साइकिल बहुत ज्यादा बार चलती है। टेक्यू में इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जो पीछे वाली साइकिल पढ़े थे एरोबिक वाली, पर वहां पर वो साइकिल काफी कम बार चलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम इस पर। हमको जो हमारे खाने से हमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसमें से स्पेसिफिकली हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आज बात करेंगे जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। हमारा जो पहला कंपोनेंट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं बेटा, वो है अमीनो एसिड्स के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन फर्स्ट चैप्टर में था। हमने देखा कि प्रोटीन बनता कैसे, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। हमने पढ़ा है ये, अगर आप जाके फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, यहाँ हमने 3 पीस के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने पढ़ा था कि वो अमीनो एसिड्स फॉर्म करने लगेगा, राइबोसोमल आरएनए आ जाएगा, टीआरएनए आ जाएगा, कोडॉन एंटी कोडॉन मिल जाएंगे, याद आ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर बेसिकली क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रोटीन की बात होगी कि बहुत सारे प्रोटीन के इसको मिला लो तो अमीनो
एसिड्स आपको मिलेगा। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो प्रोटीन होगा और वो डाइजेशन होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। तो उसको उल्टा देखोगे तो क्या होगा, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिला लो तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। अब यहाँ तक तो एक बात हो गई प्रोटीन की। अब बेसिकली जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है, अमीनो एसिड्स है। और ये भी याद रखो जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है उसे हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, और उस प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें 4000 कैलोरी एनर्जी मिलती है। याद रहेगा, ये फैक्ट है, याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। एनिमल से जो प्रोटीन मिलता है उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, उसे कितने हजार कैलोरीज हमें मिलती है, 4000 कैलोरीज मिलती है। इसके अलावा ये जो अमीनो एसिड है वो हमें यहाँ सब जगह काम आएगा। इसमें कुछ और भी चीजें जो आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, ठीक है, यही सेम डायग्राम टेक्स्ट बुक में है। तो अमीनो एसिड आपके स्किन में भी होगा, मेलेनिन होता है, बालों में होता है, वहां पर काम आता है, ब्लड में काम आएगा आपको, मसल में काम आएगा आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो केमिकल सिक्रेशन हमारी बॉडी में होते हैं, उसमें काम आएगा। उसके अलावा बोन्स में काम आएगा, पेनक्रिया में, इंसुलिन में, ट्रिप्सिन में। पेनक्रियास पता होगा, इंसुलिन जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सब जगह पे कौन रहेगा, अमीनो एसिड, और ये आता किससे, प्रोटीन से। तो यानी कि इससे ये समझो कि खाने में प्रोटीन का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन ना हो तो हमारे स्किन पर इफेक्ट पड़ सकता है, बालों पर, हड्डियों पर, हमारे हार्मोन्स पर, ठीक है, कितनी सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, मसल्स पर पड़ सकता है, ब्लड पर पड़ सकता है। तो खाने में प्रोटीन का होना क्या है, जरूरी है। तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा मतलब बैलेंस्ड आपको प्रोटीन वहां से मिले, ठीक है। अब हम दूसरे फूड कंपोनेंट पे आते हैं जिसे हम लिपिड्स कहते हैं। अब लिपिड्स क्या होता है, प्रोटीन के साथ ही अक्सर लिपिड्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, पर लिपिड्स का काम कुछ अलग होता है और इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलती है। लिपिड बेसिकली बनता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल और फैटी एसिड्स को मिला लिया जाए तो क्या बनेगा, लिपिड्स बनेगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि ये लिपिड्स का बेसिकली काम क्या होता है, तो ये तो समझ के चलो कि ये दोनों मिलेंगे, यानी कि ये दोनों की मिलावट मिलने से ही क्या है, लिपिड्स बनता है। पर एक चीज याद रखो कि जो फैटी एसिड है ना, ये आपकी बॉडी में हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है। आप जहां जहां देखेंगे वहां पर आपको अक्सर जगह पर क्या मिलेगा, फैटी एसिड्स दिखाई देगा। अब इसकी दूसरी बात ये है फैटी एसिड्स में कि फैटी एसिड कितना इंपॉर्टेंट है वो बता दो। फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक फॉस्फोलिपिड लिखा हुआ है, ठीक है, और हार्मोन्स लिखा हुआ है। फैटी एसिड आपको कहाँ मिलेगा, जो हम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं वो फॉस्फोलिपिड लेयर से बनती है। वो फॉस्फोलिपिड लेयर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, फैटी एसिड्स का। और हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, ऑल्डोस्टेरॉन होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन एबिलिटी में क्या होते हैं, काफी ज्यादा काम आते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ऑल्डोस्टेरॉन, ये सारी चीजें। तो वहां पर भी कौन काम आता है, फैटी एसिड्स क्या होता है, काम आता है। और याद रखो ये फैटी एसिड से जो हमें बेसिकली एनर्जी जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी, यानी कि 9000 कैलोरी आपको इससे क्या होगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर इसमें कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज अपने टेक्स्ट में उसको रीड कर लेना। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको सारी चीजें आपको बताने की कोशिश तो करिए। उसके अलावा विटामिन है। विटामिन बेसिकली क्या होता है, विटामिन बेसिकली हमारे बॉडी में जो रेगुलेशन है, मतलब अगर बॉडी में विटामिन ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगा, विटामिन कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे याद रखो कि ये हमारे घर का एक जैसे होता है ना, सर्वेंट होता है, वैसे हमारे बॉडी का सर्वेंट है, सारी चीज को बराबर रखता है, ना कम रखता है ना ज्यादा रखता है। तो विटामिन ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कुछ मेजर टाइप्स के विटामिन आपके सामने लिखे हुए हैं, ABCDEN-K लिखा हुआ है। इसमें से जो एडेक है, ADEK है, वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं। और बी और सी विटामिन जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, समझ गए। और ये भी याद रखो जो आपने NADH2 और FADH2 पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, है ना, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसके अंदर भी विटामिन B2 और B5 इन्वॉल्व होता है। यानी कि NADH2 और FADH2 बनने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, B2 और B5 का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से विटामिन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कंपोनेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वाटर। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में तकरीबन 70% क्या है, वाटर है। इवन हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें भी 90% क्या है, वाटर है। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट थोड़ा भी कम हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा, एक तरह का डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसका मतलब है कि वाटर क्या है, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लिए। उसके अलावा एक और एक चीज है जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स बेसिकली हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजों से मिल सकते हैं। फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं होते हैं पर वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हमारे खाने को डाइजेस्ट, मतलब एक तो होता है कि आपने खाना खाया,
और डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। दूसरा होता है कि खाना खा के डाइजेस्ट होना, मतलब उसमें से प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीजें डाइजेस्ट होना, प्रॉपर बॉडी में मिलना। तो उसको करने के लिए आपको फाइबर्स का इंटेक करना पड़ेगा, यानी कि आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। यानी कि अगर खाने के बाद अगर आप फ्रूट खा रहे हैं, दिन के दरमियान में फ्रूट खा रहे हैं, तो आपके डाइजेशन को क्या करेगा, वो इंप्रूव करेगा। और अगर डाइजेशन इंप्रूव होगा तो सारे फूड कॉम्पोनेंट से बॉडी की फंक्शनिंग क्या होगी, अच्छी होगी। तो बेसिक रिकैप दे देता हूँ, इस लेक्चर में हमने किया क्या। इस लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस को एनारोबिक कंडीशन में देखा कि एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा। एनारोबिक कंडीशन में ह्यूमंस में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। माइक्रोब्स में अगर आप फर्मेंटेशन करेंगे तो विनेगर जैसा प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, और अगर आप यीस्ट जैसे में करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर हमने अलग अलग फूड कंपोनेंट्स की बात करी, जिसमें हमने प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की बात करी कि अमीनो एसिड्स कितना इंपॉर्टेंट है। फिर लिपिड्स की बात करी जो फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है। उसमें हमने देखा कि फैटी एसिड जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बनाने के लिए हो जाए, या तो हमारे पास क्या था, हार्मोन्स के लिए जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑल्डोस्टेरॉन वगैरह। इसके अलावा फिर हमने विटामिन की बात करी जो रेगुलेशन के लिए काम आते हैं। इसमें से एडेक जो विटामिन होते हैं यानी कि ए, डी, ई, के, ये कौन से विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल, और बी और सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। फिर हमने ये भी देखा कि FADH2, NADH2 के लिए भी विटामिन का इस्तेमाल होता है, B2 B5, राइबोफ्लोबिन कहते हैं इसे, उसे एक बार देख लेना टेक्स्ट। उसके अलावा हमने वाटर की बात करी, और उसके अलावा हमने फाइबर्स की बात करी। तो इस तरह से ये लेक्चर भी आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपसे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।